चैप्टर 32 में हम लोगों ने युग्मक जनन जो होता है बेटा वो फर्स्ट वीडियो के अंदर शुरुआत की थी, है ना। अब हम लोग जो देखते हैं कि युग्मक जनन जो होता है उसकी क्रिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। शुक्र जनन के अंदर जो है शुक्राणु जो होता है या जिसे हम कहते हैं नर युग्मक, उसका निर्माण होता है, राइट। तो वो हम लोगों ने क्या किया था, देखा था, है ना। तो अभी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि वृषण की जो अनुप्रस्थ काट होती है, वृषण जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, क्यों, क्योंकि वृषण जो है उसके अंदर होती है शुक्र जनन नलिका, और शुक्र जनन नलिका में ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु निर्माण या शुक्र जनन की जो क्रिया है वो आपको देखो, फर्स्ट स्टेज है उसकी वो इजीली समझ में आ जाएगी शुक्र जनन की, लेकिन जो सेकंड स्टेज है शुक्र कायांतरण, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब शुक्राणु की स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको शुक्र जनन समझाने से पहले शुक्राणु की संरचना समझा रही हूँ, ताकि मैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो है पूरा एक ही वीडियो बना के आपको क्या कर सकूं, समझा सकूं। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो इसके में क्या होता है, शुक्राणु की संरचना हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। पूछ भी लिया जाता है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से, जनन वाली यूनिट में से। तो देखो क्या है शुक्राणु, गतिशील नर युग्मक है, नरों के द्वारा बनाया जाता है, यानी नरों के शरीर में पाया जाता है। अगुणित है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है। टोटल गुणसूत्र कितने हैं हमारे पास, 46, हाफ कर दो तो कितना हो गया, 23। यानी शुक्राणु के अंदर 23 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी 23 कहाँ से आते हैं, मादा के अंडाणु से, और फिर जाके मिलते हैं और 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, बनते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो देखा वो ल्यूमेन हॉक ने देखा 1677 के अंदर, और नामकरण इसका जो किया वॉन बेयर के द्वारा किया गया सिंस 1827 के अंदर। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद है इसकी साइज जो होती है 40 माइक्रोन से 12 मिली माइक्रोन तक होती है। शुक्राणु के भागों के नाम जो है, जनरली मनुष्य का जो शुक्राणु होता है उसके कितने भाग होते हैं, 4। पहला है शीर्ष, दूसरा है ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, फिर आता है मध्यखंड और लास्ट आता है पूंछ। तो 4 भागों के जो है इसकी संरचना को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। आगे बात समझ। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्ष। शीर्ष जो है वो 2 भागों से मिलकर बना है, एक्रोसोम और केंद्रक। ये आगे देख रहे हो आप, ये शीर्ष है और 2 भाग है इसके, एक्रोसोम और केंद्रक। तो एक्रोसोम जो होता है वो अग्र हिस्से पर क्या होता है, पाया जाता है। शुक्राणु के अग्र हिस्से पर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। इसके ऊपर एक्रोसोमल झिल्ली जो है वो पाई जाती है ना। और इसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं जिन्हें स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रोसोम में क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इनके कौन कौन से हैं वो एंजाइम, एक तो है हाइल्यूरोनिडेज और दूसरा है कैटपिन। ये एंजाइम जो होते हैं, जनरली इसका नाम आपके बुक में दिया हुआ है तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम है उसका काम क्या है कि अंडाणु जो है, उस अंडाणु के अंदर शुक्राणु को क्या करना होता है, प्रवेश करना होता है, तभी निषेचन की क्या होती क्रिया। तो इस अंडाणु की बाह्य जो झिल्ली होती है उसको अपघटित करने का काम जो है वो किसका है, हाइल्यूरोनिडेज का है, इस एंजाइम का है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम का है। आगे बात समझ में। एक्रोसोम की उत्पत्ति जो है वो गोल्जी काय से होती है, और कौन से किसके गोल्जी काय से, शुक्राणु पूर्वी जो एक कोशिका होती है। अभी हम लोग देखेंगे शुक्राणु पूर्वी क्या होता है, बट ये चीज ध्यान रखना कि शुक्राणु पूर्वी का जो गोल्जी काय है वो निर्माण करता है किसका, एक्रोसोम का। कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये होता है हमारा एक्रोसोम। फिर उसके बाद आता है इसका केंद्रक। केंद्रक जो है क्रोमेटिन पदार्थ, यानी इसका जो डीएनए होता है वो यहाँ पर ही पाया जाता है। अनुवांशिक सूचना को पेरेंट से, यानी पिता के जो लक्षण है वो लक्षण बच्चे में जाते हैं, वो इसी केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ के कारण जाते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण डीएनए और किससे होता है,
हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ये चीज आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आपके जो है वो होती है कि अम्लीय प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। यहाँ पर एक आगे अग्र सिरे पर यहाँ पर क्या होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन। अब ये क्या चीज है, ये क्या करता है, जैसे अंडाणु होता है तो अंडाणु की भित्ति पर जाकर शुक्राणु जाकर क्या करता है, लगता है, पहले चिपकता है फिर अंदर प्रवेश करता है। अंडाणु क्या है, मादा युग्मक। तो ये जो हमारा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम जो है अम्लीय प्रकृति का है, ये क्या करेगा, ये इसको अंडाणु को की जो बाह्य सतह है उस पे शुक्राणु को चिपकाने में मदद करता है। आगे बात समझ में। और यही जो है अंडाणु की अंडाणु को अपनी यानी अंडाणु की और जो है बताता है। जैसे कि सपोज हम लोग होते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां लोग खड़े रहते हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं कि क्या है, इधर क्या है, रास्ता है आपको, है ना, गार्ड खड़े रहते हैं जो आपको रास्ता बताते हैं। तो सेम वही है कि एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो शुक्राणु के अग्र हिस्से पे पाया जाता है और अंडाणु की जो बाह्य सतह होता है उस पे एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। ठीक है, फर्टिलाइजिन होता है किसकी सतह पर, अंडाणु की। शुक्राणु की सतह पर क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम। ठीक है, अब ये दोनों की और लॉक सिस्टम की तरह काम करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन जो एंजाइम होता है जो कि शुक्राणु के अग्र सिरे पर है, वो किसकी तरफ भागता है, फर्टिलाइजिन एंजाइम की ओर, जो कि कहाँ पाया जाता है, अंडाणु की सतह पर। ठीक है, तो इसी वजह से की और लॉक सिस्टम पाया जाता है, दोनों एक दूसरे में फिट बैठते हैं दोनों एंजाइम। तो इसी वजह से शुक्राणु क्या कर पाता है, चिपक पाता है अंडाणु की सतह पर। तो ये चीज एक आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके जो देखो तो समझ में आ गया आपके एक्रोसोम क्या काम करता है। एक्रोसोम में जो है स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करता है। और इसके अग्र सिरे पर, शीर्ष के अग्र सिरे पर एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है, एसिडिक अम्ल होता है जो कि अंडाणु पे उपस्थित फर्टिलाइजिंग की ओर अट्रैक्ट होता है और दोनों एक दूसरे में फिट होकर शुक्राणु को अंडाणु पर चिपकाता है। दूसरा है केंद्रक। केंद्रक जो है, केंद्रक की जैसी संरचना होगी शुक्राणु का शीर्ष वैसा ही होगा। तो केंद्रक की संरचना पर निर्भर करता है जो शुक्राणु है उसकी शीर्ष की शेप कैसी होगी, उसकी सिर की शेप कैसी होती है। ये तो पहला काम हो गया। फिर एक क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है और ये अनुवांशिक सूचना को क्या करता है, पेरेंट से जो है बच्चों में लेके जाने का क्या करता है, काम करता है। आगे बात समझ में। दूसरा हिस्सा है इसका ग्रीवा, यानी ये इसका मध्य खंड है और ये इसका शीर्ष है। इसके बीच में छोटा सा हिस्सा होता है जिसे ग्रीवा कहा जाता है। इसमें दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं, पहला है समीपस्थ तारक केंद्रक और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्रक। ये एक दूसरे पर इस तरह से समकोण जो है स्थिति उसमें इस तरह से, यानी ये ऐसे होते हैं, एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, समकोण स्थिति में क्या करते हैं, लगे हुए रहते हैं। समीपस्थ तारक केंद्रक जो है युग्मनज विदलन, देखो शुक्राणु और अंडाणु मिलता है बेटा तो क्या बनता है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो युग्मनज में कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन, जिसे हम क्या कहते हैं, विदलन। और इसी के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो विदलन होता है उसको करने में क्या करता है, समीपस्थ तारक केंद्र मदद करता है। क्यों, क्योंकि ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तर्कु तंतु आपको पता है कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र उसके ऊपर आकर क्या होते हैं, चिपकते हैं। 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है ना। तो तर्कु तंतुओं का निर्माण किया जाता है समीपस्थ तारक केंद्रक से। तो ये जो केंद्रक के पास में है इसका नाम है समीपस्थ तारक केंद्रक। दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्रक, ये दूरस्थ तारक केंद्रक है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, पूंछ का अक्षीय तंतु बनाया जाता है और मध्य खंड का अक्षीय तंतु। ये बीच में आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो इसे अक्षीय तंतु बोलते हैं। तो ये अक्षीय तंतु का क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। आगे बात समझ। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट संरचना, जो शुक्राणु का भाग है नेक्स्ट, वो है हमारा मध्य खंड। ग्रीवा के बाद कौन सा हिस्सा आता है, तीसरा सी पार्ट है हमारा मध्य खंड, ये वाला। ठीक है, मध्य खंड जो होता है बेटा, इसमें
तीन टर्म्स आती है, जेन्सेन वलय, मेनचेट और नीबेन कर्ण। क्या चीज होती है? मध्य खंड है, लंबा हिस्सा है इसका, ठीक है। अब इसके बीचों बीच क्या पाया जाएगा? अक्षीय तंतु। इस अक्षीय तंतु का निर्माण किससे हो रहा है? दूरस्थ तारक केंद्रक से, ठीक है। अब अक्षीय तंतु के इधर जो है चारों ओर इस तरह से सर्पिल, जैसे ये अक्षीय तंतु इसके सांप कैसे लिपटता है, वैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बनाए हुए मैंने, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो सर्पिलाकार वलय में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की वजह से, उसे क्या कहा जाता है? नीबेन कर्ण कहा जाता है। मध्य खंड में अक्षीय तंतु है और अक्षीय तंतु के चारों ओर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो सर्पिलाकार वलय के रूप में अरेंज रहते हैं और ये जो संरचना बनती है उसे नीबेन कर्ण कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो मध्य खंड आप देख रहे हो, इसके बाहर वाली जो कोशिका झिल्ली है उसके उसके पास में, मतलब परिधि वाले हिस्से में कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। किसकी? कोशिका द्रव्य की पतली। ये तो कोशिका झिल्ली है, ये झिल्ली है और झिल्ली के पास में कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। इस परत को हम क्या बोलते हैं? मेनचेट बोलते हैं। आ गई बात समझ में? फिर यहाँ पर एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? जेन्सेन वलय। ये क्या करता है? पूंछ और मध्य खंड के देखो पूंछ और किसके बीच में? मध्य खंड के बीच में है, ठीक है, यह मध्य भाग। तो ये क्या करता है? ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो पूंछ वाले हिस्से में नहीं गिरे, ये ध्यान रखने का काम करता है, ठीक है। तो जेन्सेन वलय का काम है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन से हिस्से में नहीं गिरे? पूंछ वाले हिस्से में नहीं गिरे। तो ये वर्क जो है वो किसका है? जेन्सेन वलय का है। फिर आती है पूंछ। पूंछ जो है उसके अंदर जो ट्यूबुल्स होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उसकी कौन सी व्यवस्था होती है? 9+2। हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर। परिधि की ओर जो होती है वो 9, इस तरह से 9 पाई जाती है। कशाभिका और पशाभिका की स्ट्रक्चर पढ़ी है और बीच में ऐसे 2 पाई जाती है। इसको हमने 11th के अंदर पढ़ा है, सॉरी। तो 9+2 की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनकी कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है इसके अक्षीय तंतु में। और इसकी जो पूंछ होती है उसको 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, मुख्य खंड और अंत्य खंड। मुख्य खंड और अंत्य खंड में अंतर ये है बेटा कि यहाँ पर देखो ये कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली है। यहाँ तक जो है मुख्य खंड तक, यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। लेकिन जो अंत खंड होता है लास्ट वाला, यहाँ पर सिर्फ अक्षीय तंतु होगा और क्या होगा? अक्षीय तंतु के साथ अक्षीय तंतु होगा और अक्षीय तंतु के साथ क्या होगा? यहाँ पर जो है कोशिका सिर्फ झिल्ली होगी, यानी कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य सिर्फ कहाँ होगा? मुख्य जो अक्ष होता है, पूंछ का जो मुख्य भाग होता है वहीं तक होता है। तो ये डिफरेंस होता है, समझ में आ गया? और यहाँ पर ये जो इतने माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ये ऊर्जा प्रदान करते हैं किसको? शुक्राणु को मूव करने के लिए। इसीलिए शुक्राणु क्या कर सकता है? गति कर सकता है। वो मादा तक क्या होता है? जाता है, मादा के शरीर में एंटर करता है। तो ये हमारे शुक्राणु की क्या है? संरचना है।